नमस्कार, अभिनंदन और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर पर। आज के इस लेक्चर में हम लोग फिजिक्स का चैप्टर जो पढ़ रहे थे, वेक्टर एंड मोशन, सदिश एवं गति, इस चैप्टर का MCQ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर का ये MCQ क्वेश्चंस का पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे और ये पार्ट 2 होगा जिसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। आप व्हाट्सएप का ग्रुप में जुड़ सकते हैं जो कि इस कोर्स के लिए जो है स्पेशली बनाया गया है। उस ग्रुप में आपको इस कोर्स से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं, कुछ इम्पोर्टेंट नोटिसेस है, जो भी है वो सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए जाते हैं। व्हाट्सएप का नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। कोई भी डिटेल्स या फर्दर क्वेरी के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और भी सोशल मीडियाज़ का जो भी प्लेटफॉर्म है उसमें जो है आप जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। सेशन अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर आप कर सकते हैं। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या होने वाला है, वेक्टर एंड मोशन, सदिश एवं गति वाला चैप्टर का। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास आज का, वो है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इन मोशन कैन बी नोन फ्रॉम स्लोप ऑफ। गतिमान पिंड के त्वरण को किस ढलान से जाना जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा स्लोप के बारे में यहाँ पर देखेंगे। स्लोप और ग्राफ के बारे में भी देखेंगे। ग्राफ किस तरह से खींचते हैं आप लोग सबको पता होगा, है ना। आप लोग सभी कोई जानते होंगे ग्राफ के बारे में। ग्राफ में जो है इस तरह का एक्सिस सिस्टम होता है, ठीक है, इस तरह का एक्सिस सिस्टम होता है। और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ये मेरा टाइम है और एक एक्सिस में जो है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हम टाइम लेकर चल रहे हैं और वाई एक्सिस में हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमको एक्सेलरेशन निकालने के लिए किस टाइप का जो है, इसी टाइप का जो है कौन सा ग्राफ का हमको ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए टाइम वाला हम लोग पार्ट ले चुके हैं एक्स एक्सिस में, टाइम वाला पार्ट को हम लोग एक्स एक्सिस में ले चुके हैं। तो वाई वाला एक्सिस में यहाँ पर कौन सा पार्ट को हमको लेना पड़ेगा ताकि इसका जो स्लोप है, ये स्लोप जैसे कि हम लोग निकालते हैं, ये स्लोप जैसे कि ये इसका इंक्लाइनेशन है, इसका जो थीटा एंगल है, हम लोग स्लोप जो है tan थीटा से देते हैं। किसी भी ग्राफ का जो स्लोप है वो tan थीटा देके जो है हम लोग निकालते हैं। और tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, P बाय बी, है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर जो होगा हमारा यहाँ से और ये जो बेस होगा उसका जो रेशियो होगा वही इस स्लोप के बारे में हमको बताएगा। और ये स्लोप जो है वो tan थीटा से हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग एक चीज और यहाँ पर देखेंगे, एक्सेलरेशन जो है हम लोग क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में किसका जो है वेरिएशन दिखाता है। किसका वेरिएशन, वेलोसिटी का वेरिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर ये क्या है, ये ग्राफ जो है कुछ नहीं, वेरिएशन है, टाइम के रेस्पेक्ट में वेरिएशन दिखा रहा है। ये वाई एक्सिस में जो होगा उसका वेरिएशन दिखाएगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी का वेरिएशन dv/dt को हम लोग क्या बोले थे, एक्सेलरेशन बोले थे। और v यहाँ पर क्या है, हमारा वेलोसिटी है। तो एक एक्सिस में हमारा टाइम आ गया तो दूसरे एक्सिस में क्या आना चाहिए, हमारा वेलोसिटी आना चाहिए। तो वेलोसिटी का जो है चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसी को तो हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसी को तो हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग त्वरण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमको कौन सा ग्राफ बनाना पड़ेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना पड़ेगा। कौन सा ग्राफ बनाना पड़ेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, है ना, क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव अस व्हाट, एक्सेलरेशन।
है ना, एक्सेलरेशन देगा हमको, क्या देगा, एक्सेलरेशन, त्वरण। तो ऑप्शन नंबर जो डी हमारा है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी समझने में? चलिए ठीक है, तो बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है, टू डिफरेंट मासेस आर ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम हाइट फॉर डाउनवर्ड जर्नी अंडर ग्रेविटी, द लार्जर मास रीचेज द ग्राउंड इन टाइम टी, द स्मॉलर मास टेक्स टाइम। गुरुत्वाकर्षण के तहत नीचे की यात्रा के लिए दो अलग अलग द्रव्यमान को समान ऊंचाई से गिराया जाता है। बड़ा द्रव्यमान t समय लेता है धरातल तक पहुंचने में, तो छोटा द्रव्यमान कितना समय लेगा? मान लेते हैं कि कोई एक बॉडी A है और कोई दूसरा बॉडी B है। इन दोनों बॉडी को जो है ऊपर से गिराया जा रहा है और ये जो है ग्राउंड में टच कर जा रहा है। जो बड़ा बॉडी है उसको ग्राउंड में टच करने के लिए t टाइम लग रहा है। तो ये मान लेते हैं कि ये बड़ा बॉडी है, A जो है वो ज़्यादा बड़ा है इन कंपैरिजन टू B, तो इस B बॉडी को कितना टाइम लगेगा ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के केस में इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का नियम जो है हम लोग देखे थे, और उस समय हम लोग क्या देखे थे, तो वो तीनों इक्वेशन अभी यहाँ पर हम लिख रहे हैं। V = U + AT, है ना। उसके बाद S = UT + ½ AT², और तीसरा इक्वेशन तक क्या क्या था, V² = U² + 2 × A × S। ये जनरल इक्वेशन था इक्वेशन ऑफ मोशन का। जब इसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के केस में चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, V = U + GT। सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाता है, H = UT + ½ GT², और यहां पर ये क्या बन जाएगा, थर्ड इक्वेशन V² = U² + 2 × G × H बन जाएगा क्या ऐसा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन में कहीं भी मास का जिक्र नहीं है, मास का जिक्र नहीं है। मास का जिक्र है क्या, यहां पर जो भी हम लोग देख रहे हैं, जो V देख रहे हैं वो फाइनल वेलोसिटी है, जो U देख रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी है, G जो देख रहे हैं वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, T जो देख रहे हैं वो टाइम है, H जो देख रहे हैं वो हाइट है। यहां पर हम लोग कोई भी ऐसा एंटिटी नहीं देख रहे हैं जो कि मास यानी द्रव्यमान को जो है वो यहां पर दर्शा रहा है। इसका मतलब कि किसी भी बॉडी का जो गति है, जो उसका मोशन है, वो मास पर यहां पर डिपेंड नहीं करेगा। इसीलिए दोनों बॉडी जो है वो t टाइम पर ही, एक इक्वल टाइम पे ही दोनों जो है क्या जमीन पर गिरेगा। मास पर यहां पर कुछ भी जो है यहां पर जो है क्या हो रहा है, डिपेंडेंसी नहीं है। और हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, 9.8 मीटर/सेकंड²। ये सभी बॉडी के लिए वही रहेगा। जो एक साधारण बॉडी गिरेगा, चाहे वो बाहरी हो चाहे वो हल्का हो, कोई भी बॉडी गिरेगा तो उसका एक्सेलरेशन जो त्वरण होगा गुरुत्वाकर्षण के कारण वो कितना होगा, 9.8 मीटर/सेकंड² होगा उसका त्वरण। एक्सेलरेशन जो होगा उसमें 9.8 मीटर/सेकंड² के रेट से होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए क्या होगा, इक्वल टू t, दोनों का t जो है वो बराबर होगा। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी समझने में, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर हम लिख चुके हैं, और इन्हीं तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के बेसिस में आप इस क्वेश्चन को जो है समझ सकते हैं। एक्सेलरेशन जो है किसी भी, देखिए हाइट का जो यहां पर जिक्र आ रहा है, अगर हाइट का ही हम लोग देखें, यहां पर मास का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, बस एक्सेलरेशन पर वो डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और दोनों के लिए वो सेम है। इसीलिए टाइम जो है वो दोनों का क्या लगेगा, सेम लगेगा। और सेम हाइट से उसको गिराया जा रहा, अलग अलग हाइट से गिराया जाता तो अलग बात था, लेकिन सेम हाइट से गिराया जा रहा है, एक ही ऊंचाई से गिराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है हमारे पास आज का, वो है द वेलोसिटी टाइम रिलेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन। वेलोसिटी टाइम का जो है रिलेशन हम लोग को दिया गया है, एक ग्राफ है जिसमें टाइम और वेलोसिटी और इसका जो ये लाइन है उसका इक्वेशन दिया गया है, V = P + Q
टी स्क्वायर, है कि नहीं। तो पूछा जा रहा है, ये जो लाइन है उसका इक्वेशन दिया गया है, तो पूछा जा रहा है द बॉडी इज ट्रेवलिंग विथ, एक्सेलरेशन किस तरह का है वो पूछा जा रहा है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी। तो डीवी बाई डी टी अगर हम लोग यहां करते हैं तो डी और ये वी का इक्वेशन जो है यहां पर पी प्लस क्यू टी स्क्वायर, और इसका हम लोग टी के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो ये पी जो है डी पी बाई डी टी पहला होगा प्लस डी क्यू टी स्क्वायर बाई डी टी होगा। तो ये जो है ये टर्म जो है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये टर्म का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, टू क्यू टी हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए यहां पर जो एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ गया, टू क्यू टी। यहां पर देखिए एक्सेलरेशन जो है वो टाइम पर डिपेंडेंट है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है। मींस टाइम जो है, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा या घटेगा, टाइम जैसे जैसे वेरी करेगा, ये एक्सेलरेशन भी क्या करेगा, वेरी करेगा। मतलब समय बदलेगा तो एक्सेलरेशन भी बदलेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए हम इसको जो है किस तरह का बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब समय के बदलने के बावजूद भी एक्सेलरेशन जब नहीं बदलता है तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं, है कि नहीं। लेकिन यहां पर समय जो है वो बदलने से एक्सेलरेशन जो है वो बदलेगा, इसीलिए हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे कि ये एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि नहीं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, जीरो एक्सेलरेशन भी नहीं है, एक्सेलरेशन का वैल्यू यहां पर कुछ ना कुछ आया है कि नहीं, जीरो भी नहीं आया है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन के साथ हम लोग चलेंगे यहां पे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी समझने में नहीं, ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए चौथा प्रश्न हमारे पास है, अ बॉडी विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 5th सेकेंड विल बी। पूछा जा रहा है कि कोई एक बॉडी है जो कि 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, मैंने 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है उसका एक्सेलरेशन है, वो स्टार्ट किया है जीरो से, रेस्ट से, है कि नहीं। मतलब u इज इक्वल टू क्या है, जीरो, है कि नहीं। एक्सेलरेशन जो दिया गया है वो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है, और 5th सेकंड में उसका डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस, दैट इज s। तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन का यूज करेंगे यहां पर मोशन का, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है कि नहीं। हम लोग को 5th सेकंड का निकालना है कि नहीं। 5th सेकंड का डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा 4th सेकंड, चौथा सेकंड और 5वां सेकंड, और दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे तो 5वां सेकंड का हम लोग को मिल जाएगा, है कि नहीं। अभी देखिए s जो है हम लोगों को यहां पर एक बार हम लोग को t इक्वल्स टू 4 लेना पड़ेगा और एक बार t इक्वल्स टू 5 लेना पड़ेगा, ठीक है। और दोनों को डिफरेंस हम लोग निकाल देंगे तो 5th सेकंड का जो डिस्टेंस है वो निकल जाएगा। तो देखिए s4, t इक्वल्स टू 4 को हम लोग s4 लेके चल रहे हैं, u यहां पर क्या है, जीरो, t के साथ जीरो जब मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो बन जाएगा, इसीलिए इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है ना। हाफ रहेगा, a का वैल्यू यहां पर क्या दिया हुआ है 8, t का वैल्यू यहां पर 4 हमको लेना है, 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो s4 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ से 2 चौक 8, है कि नहीं। और यहां पे क्या हो जाएगा 16 चौक 64, ठीक है, 64 मीटर, 64 मीटर, इसको हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक ना। अब S5 हम बोल रहे हैं इसको, किसको, t इक्वल्स टू 5 वाला को। अब इसमें भी ut जो है वो जीरो हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाफ a t स्क्वायर, a का मतलब क्या 8 है ना, t स्क्वायर का मतलब क्या 5 का स्क्वायर है ना। तो ये हो जाएगा क्या 4 है ना, और ये 4 इंटू 25, तो ये कितना हो जाएगा 100 मीटर। अब 100 मीटर माइनस 64 मीटर तो कितना आ गया 36 मीटर। यानी वो 5th सेकंड में, 5वां सेकंड में जो वो बॉडी है, चौथे सेकंड तक वो 64 मीटर चल चुका होगा, अगला 5वां सेकंड में वो 100 मीटर चल चुका होगा। तो चौथा और 5वां सेकंड के बीच में, यानी 5वां सेकंड में वो कितना मीटर चला, 36 मीटर चला,
है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा यहां पर सही होगा। 36 मीटर की दूरी वो तय किया 5वें सेकंड में, वो बॉडी जिसका एक्सेलरेशन त्वरण दिया गया है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है कि नहीं? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताएं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आराम से। चलिए बढ़े अगले प्रश्न की ओर, 5वां प्रश्न की ओर बढ़े हम लोग। चलिए 5वां प्रश्न हमारे पास है, टू पार्टिकल्स P एंड Q आर इन मोशन। दो पार्टिकल्स है हमारे पास, दो कण है P एंड Q जो गति में है। दियर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अभी थोड़े देर पहले हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखें, उसी तरह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम लोग बनाते हैं अगर, तो इस टाइप का होगा, है ना। एक एक्सिस में टाइम होगा, है ना, टाइम होगा, और यहां पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा वाई एक्सिस में। ठीक है, यहां पर दिया गया है क्या कि इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, एक का इंक्लाइनेशन दिया गया है 30 डिग्री, है ना, P का इंक्लाइनेशन है ये, और एक का इंक्लाइनेशन दिया गया है 60 डिग्री, है ना। इसका जो इंक्लाइनेशन है वो कितना है, 60 डिग्री, यह है 60 डिग्री, है ना, इसका 60 डिग्री, किसका, Q का। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ VP अपॉन VQ, रेशियो क्या होगा पूछा जा रहा है। दो कण P और Q गति में है, इसके विस्थापन समय का ग्राफ क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री समय अक्ष पर झुके हुए हैं, इसके वेगों का अनुपात क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी क्या निकालते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, v ds बाई डी टी। s क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट है, तो ds बाई डी टी, है ना। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो वेरिएशन होता है वही हमको वेलोसिटी बताता है। कहने का मतलब है कि अगर हम यहां पर स्लोप निकालेंगे तो हमको वो क्या देगा, वेलोसिटी देगा, है कि नहीं। तो टेन थीटा यहां पर अगर हम निकालें तो वो हमको क्या देगा, हमको वेलोसिटी देगा, है कि नहीं। और यहां पर थीटा का जो वैल्यू दिया गया है, थीटा का जो वैल्यू यहां पर क्या है, दिया गया है ना, टेन थीटा, एक का होगा 30 डिग्री, किसका, अगर हम लोग वेलोसिटी VP बोल दिए, वेलोसिटी ऑफ दिस P वाला, सॉरी, और VQ वाला को अगर हम लोग बोल दिए 60 डिग्री, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 1060, है कि नहीं। तो 1060 और 1030 उसका वैल्यू क्या होगा, 1060 डिग्री और 1060 डिग्री और 1030 डिग्री का जो है वैल्यू आप लोग बताइए हमको क्या होगा। टेन 60 और 1030 का वैल्यू हमको बताइए क्या होगा। टेन 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा, 1060 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो होगा √3, और 1030 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो होगा 1/√3, है कि नहीं। तो अभी हम लोग अगर करेंगे VP अपॉन VQ इज इक्वल्स टू क्या होगा, VP इज इक्वल्स टू 1/√3 और VQ √3 यहां पर हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 1/3, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, VP और VQ का जो रेशियो होगा वो 1:3, 1:3 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय, डिस्प्लेसमेंट का जो है इक्वेशन दिया गया है
एक्सेलरेशन हमको निकालना है, द एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है और हमको डिस्प्लेसमेंट का जो है इक्वेशन दिया गया है, हमको एक्सेलरेशन निकालना है ना, ds बाई डी टी करना होगा, है कि नहीं। तो यहां पर s मीन्स क्या, x है, तो यहां पर क्या करना होगा, dx बाई डी टी। ठीक है, तो dx बाई डी टी अगर हम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी अगर करते हैं तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ क्या, x प्लस 2t स्क्वायर प्लस 3t³ माइनस 4t का पावर 4, है कि नहीं। तो इसका अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2t स्क्वायर का हो जाएगा 4t प्लस, ये डिफ्रेंसिएशन जो है पिछले लेक्चर्स में हम बता चुके हैं, यहां पर इसीलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर नहीं देखे हैं पिछला लेक्चर तो पिछले लेक्चर को पहले आप देखिए, वहां से डिफ्रेंसिएशन का कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए, उसके बाद यहां पर आइए तब आपको समझ में आएगा, है ना। 3 जा 9 t का स्क्वायर और माइनस 4 जा 16 t का पावर 3, ये हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हमारा क्या आया, वेलोसिटी आया, ये क्या आया हमारा, वेलोसिटी। अब हमको निकालना है एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी को फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे, dv बाई डी टी कर देंगे अगर, तो हमको मिल जाएगा एक्सेलरेशन, और ये 1 का जो है हमारा डी डी टी ऑफ अगेन दिस 1 प्लस 4t प्लस 9t स्क्वायर माइनस 16t का क्यूब। ठीक है, इसका अगर हम लोग ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 1 का डिफरेंशिएशन जो है 0 हो जाएगा, प्लस 4t का डिफरेंशिएशन 4 हो जाएगा, प्लस 9t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 18t हो जाएगा, और माइनस 16t का पावर 3 का स्क्वायर जो है डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48t का स्क्वायर, है कि नहीं। अब हम लोगों को t का वैल्यू जो है यहां पर 3 पुट करना है, किसमें, इस इक्वेशन में। t का वैल्यू जैसे ही हम लोग 3 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो हमारा आ जाएगा माइनस 374 यूनिट्स। आप पुट करके t का वैल्यू इस इक्वेशन में 3 पुट करके आप देख सकते हैं, और आपको जो वैल्यू मिलेगा वो आएगा माइनस 374, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वो करेक्ट है कि नहीं। आप जो है एक्सेलरेशन वाला जो इक्वेशन आया है लास्ट वाला, उसमें आप t का वैल्यू 3 पुट करके जब देखेंगे तो आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है वो मिलेगा माइनस 374 यूनिट्स। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट, वो पिछले लेक्चर्स को पहले देखें, उसके बाद इस लेक्चर में आए तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है यहां पर सारा स्टेप समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, हमारे पास द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट कहने का मतलब, मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक वेक्टर p है और मेरे पास कोई एक दूसरा वेक्टर है q, है कि नहीं। अब इन दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लिखना चाहें, डॉट प्रोडक्ट अगर लिखना चाहें तो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट p का मैग्नीट्यूड q का मैग्नीट्यूड का cos थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट है कि नहीं। when they are inclined to each other at an angle of, ये डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 दिया गया है। कहने का मतलब है कि p का मैग्नीट्यूड q का मैग्नीट्यूड cos थीटा, इसका जो वैल्यू दिया गया है वो 0 दिया गया है कि नहीं। अब cos थीटा, इसका मतलब क्या है, cos थीटा का वैल्यू 0 दिया गया है। अब cos थीटा का वैल्यू 0 कब होता है, cos थीटा का वैल्यू 0 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 90 डिग्री होता है। cos थीटा का वैल्यू 0 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा 90 डिग्री, ये सही होगा, है कि नहीं। cos थीटा 0 मीन्स cos 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है
वो 1 होता है और cos 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास 8वां प्रश्न, द क्रॉस प्रोडक्ट। अभी देखिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट इसमें देखें, अब यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट दिया है, उसी तरह P और Q हम लोग वेक्टर मानते हैं और उसी को अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करें, क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है देखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, तो P का मैग्नीट्यूड Q का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, ये होता है हम लोग का क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। और इसका जो वैल्यू है वो 0 दिया गया है कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा का वैल्यू जो है वो 0 दिया गया है। और साइन थीटा का वैल्यू 0 कब होता है, साइन थीटा का वैल्यू 0 कब होता है, या तो साइन थीटा मीन्स थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, या फिर 180 डिग्री। तो यहां पर दोनों में से कौन सा ऑप्शन दिया गया है, 0 डिग्री। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही है यहां पर, है ना। मतलब साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा। साइन 0 का वैल्यू 0 होगा, कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 0 का वैल्यू 1 और कॉस 90 का वैल्यू 0। उसी तरह यहां पर हम लोग देखें साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना, 0। ठीक है, चलिए ठीक है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न हमारे पास है, टू वेक्टर्स अंडर स्केलर प्रोडक्ट यील्ड वन इफ एंगल्स बिटवीन देम। स्केलर प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या है, P वेक्टर और Q वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा के साथ वो क्या दे रहा है, 1। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, 1। तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, थीटा का वैल्यू जब 0 डिग्री होता है या फिर 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही होगा। अभी थोड़ी ही देर पहले हम लोग इस चीज़ को देखें कि कॉस 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 होगा, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, आप लोग इसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो रेशियो वाला टेबल है वहाँ पर देख सकते हैं, जो भी वैल्यूज़ है वो आपको याद होगा या फिर आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना, ठीक है। चलिए आज का 10वां प्रश्न है हमारे पास और जो कि इस सेशन का अंतिम प्रश्न होगा। Two vectors of magnitude 10 and 15 units can never have a resultant equal to 10 और 15 इकाइयों के परिमाण के दो राशियों का परिमाण कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। किसके बराबर नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर कॉमन सेंस लगाने का बात है कि अगर हम लोगों को दो वेक्टर दिया गया है, एक वेक्टर P का मैग्नीट्यूड जो है वो 10 है और Q का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है, 15 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो किसके बराबर कभी नहीं हो सकता है, तो वो है 3 यूनिट्स, है ना। 3 के बराबर कभी नहीं हो सकता है कि नहीं। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था आज के सेशन का, और आज के सेशन में हम लोग कुल 10 क्वेश्चंस किए। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।